वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल शुक्ला। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम लोग कक्षा 12 का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 आप पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप प्रश्नावली 1.1 पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 पढ़िएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो प्रश्नावली 1.2। फ्रेंड, प्रश्नावली पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फलन का डोमेन, सह डोमेन एवं परिसर। आपने कक्षा 11 में ही पढ़ रखा है। फलन का डोमेन, सह डोमेन, परिसर मतलब क्या होता है। डोमेन, सह डोमेन यानी कोडोमेन, और परिसर मतलब रेंज। डोमेन मतलब होता है प्रांत, ठीक है ना। तो जैसे प्रांत और परिसर और सह डोमेन, ठीक है ना। सह प्रांत क्या होता है, यदि यफ सच दैट ए टू बी एक फलन है। अगर हमारा एक फलन इस प्रकार से है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर परिभाषा क्या कहती है इनकी, कि समुच्चय ए को फलन यफ का प्रांत अथवा डोमेन कहते हैं। फलन ए को यानी ए से बी में संबंध अगर स्थापित किया गया है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में अगर संबंध स्थापित किया गया है तो समुच्चय ए जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, फलन यफ का प्रांत कहते हैं। इसको डोमेन भी बोला जाता है, प्रांत और डोमेन बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरी परिभाषा हमारी क्या है कि समुच्चय बी को क्या कहते हैं, फलन एफ का सह प्रांत अथवा सह डोमेन कहते हैं। यानी ए हमारा प्रांत होता है और बी हमारा परिसर होता है, ठीक है ना। सह डोमेन होता है, सह प्रांत होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है ना। अब तीसरी चीज क्या है कि समुच्चय बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों से के प्रतिबिंब हैं। यानी समुच्चय बी के केवल वही अवयव जो समुच्चय ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर हैं, वो फलन एफ के क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। बात को समझिएगा, मैं आपको छोटी सी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पर जैसे हमारा ये संबंध है, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है। ए से बी में अगर हमारा संबंध है तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये अवयव हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से अवयव हैं। तो 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध, और 4 का 4 से अगर संबंध है इस प्रकार से, तो ध्यान दीजिएगा ये ए के जो भी अवयव होंगे जो बी के साथ संबंधित हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। परिसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, परिसर ये है परिसर। परिसर क्या होगा, क्या कह रहा है कि बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के प्रतिबिंब जरूर हों। तो ए के अवयवों के साथ संबंधित कौन कौन है, 1 2 3 4, तो यही इसके क्या हो जाएंगे, ठीक। ये परिसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब बी के जो भी अवयव हैं वो किसी समुच्चय ए के प्रतिबिंब हों अथवा ना हो, वो क्या कहलाएंगे, परिसर सह डोमेन कहलाएंगे, सह प्रांत कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बचते जो भी है बी के जो भी अवयव हैं, देखिए समुच्चय बी को फलन एफ का क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। ए को, ए में जो भी रहेगा उसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। और हमारा परिसर क्या होता है, समुच्चय बी के वे अवयव जो या तो समुच्चय ए के किसी अवयव के प्रतिबिंब हों अथवा ना हो, सभी क्या कहलाते हैं, हमारे परिसर कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं फलनों के प्रकार। फलन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, वो आगे देखते हैं। फलनों के प्रकार में सबसे पहला फलन होता है आच्छादक फलन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यही हमारा मुख्य विषय है। इसी आच्छादक एकाकी जो जितने प्रकार के फलन होते हैं इसी पर हमारी प्रश्नावली 1.2 है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.2 पढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा पहला है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है, आच्छादक फलन को इंग्लिश में ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। आच्छादक फलन का परिभाषा देखते हैं, फलन यफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है। कब कहलाता है, यदि सह डोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। बात समझ में आई, यानी समुच्चय बी का जो भी अवयव होगा वो समुच्चय ए के किसी ना किसी अवयव के साथ संबंधित जरूर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समुच्चय बी में कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने आपको समझाया भी है विस्तार से कैसे हो जाएगा। अगर ए और बी हमारे दो समुच्चय हैं तो ये पहला हमारा हो गया प्रांत और दूसरा हो गया हमारा सह प्रांत, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 x2 x3 x4, यहाँ पर y1 y2 y3। तो देखिए x1 x2 y1 के साथ संबंधित है, x3 y3 के साथ संबंधित है, x4 y2 के साथ संबंधित है। तो हमें b में देखना है, तो समुच्चय b का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो समुच्चय a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। समुच्चय b में उपस्थित सभी अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हैं। तो ऐसे फलन हमारे क्या कहलाते हैं,
आच्छादक फलन कहलाते हैं। बात समझ में आई फ्रेंड? ये हमारा पहला प्रकार था फलन का। नंबर 2 आइए। नंबर 2 हमारा है अंताक्षेपी फलन, ठीक है ना। अंताक्षेपी फलन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड इनटू फंक्शन। इसका क्या मतलब है? फलन एफ सच दैट ए टू बी। अंताक्षेपी फलन कहलाता है कब? यदि सह डोमेन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। बात समझ में आई फ्रेंड? इसमें क्या था आच्छादक में कि समुच्चय बी का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर हो समुच्चय ए का, यानी प्रांत का। यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि समुच्चय बी का कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होना चाहिए जो समुच्चय बी के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो हमने जो इसमें आपको समझा रखा है उसमें देखिए y2 समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। x1 y1 के साथ संबंधित है, x2 y3 के साथ संबंधित है, x3 y1 के साथ संबंधित है, x4 y4 के साथ संबंधित है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ हमें y2 जो समुच्चय बी में है और समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इस प्रकार का अगर हमें फंक्शन मिलता है, फलन मिलता है, तो कैसा होगा? अंतःक्षेपी फलन होगा, ठीक है ना। तीसरा हमारा आता है एकैकी अथवा एक एक फलन, ठीक है ना। एकैकी क्या होता है? नाम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। नाम इसका है एकैकी, एक एक फलन, ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्या है इसका मतलब? अंग्रेजी में बोलते हैं वन वन फंक्शन। फलन ए एफ सच दैट ए टू बी एकैकी फलन कब कहलाता है? यदि डोमेन ए के अलग अलग अवयवों के सह डोमेन बी में सर्वथा अलग अलग प्रतिबिंब हों। कहने का मतलब ये है कि समुच्चय ए के जो भी अवयव हैं, समुच्चय बी के जो भी अवयव हैं, सभी एक एक प्रतिबिंब बनाते हों। यहाँ पर छूटने और ना छूटने वाली कोई बात ही नहीं है फ्रेंड, ठीक है ना। छूट जाता है तो ठीक है, नहीं छूटता है तो ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है इस टॉपिक यानी एकैकी और एक एक फलन में इसका मतलब क्या है कि कोई भी अवयव अपना एक ही प्रतिबिंब देगा समुच्चय बी में। जैसे देखिए x1 y2 के साथ संबंधित है, x2 y1 के साथ संबंधित है, x3 y3 के साथ संबंधित है। कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका एक दो अवयवों का एक प्रतिबिंब बना हो। जबकि अंतःक्षेपी में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अंतःक्षेपी में क्या है कि x3 और x1 और x3 दोनों का प्रतिबिंब क्या है? y1 है। ऐसे का ये एकैकी नहीं है, ये क्या है? बहुएक है, जो हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है ना। ये एकैकी नहीं है। अगर एक का एक के साथ संबंध है तो वही एकैकी कहलाता है। बात समझ में आई? एकैकी हमारा हो गया। अगला आता है हमारा बहुएक फलन, ठीक है ना। क्या आता है? बहुएक। देखते हैं बहुएक क्या होता है फ्रेंड। बहुएक फलन मेनी वन फंक्शन बोला जाता है इसको। फलन एफ ए टू बी बहुएक फलन कहलाता है कब? यदि डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयवों का सह डोमेन बी में एक ही प्रतिबिंब हो। बात समझ में आई ना फ्रेंड? आपको हम अंतःक्षेपी में ही समझा चुके हैं अभी, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। x1 y1 के साथ संबंधित है, x2 भी y1 के साथ संबंधित है, और ये x3 y2 के साथ संबंधित है। तो यहाँ देखिए समुच्चय ए के किसी दो अवयवों का प्रतिबिंब y1 ही है समुच्चय बी का, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ए के दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयवों का सह डोमेन बी में एक ही प्रतिबिंब हो, तो ऐसे में हमें क्या बोलते हैं? इसको बहुएक फलन, ठीक है ना। आगे और हैं, देखते हैं फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड आगे एकैकी आच्छादक फलन पांचवा हमारा होता है क्या? एकैकी आच्छादक। आपने एकैकी भी पीछे देख रखा है, हमने बताया आपको, और आच्छादक भी आपने देखा है, ठीक है ना। तो दोनों को मिला करके यानी दोनों नियमों को जिस फलन में दोनों नियम लागू होते हैं वही फलन हमारा एकैकी आच्छादक कहलाता है। कहने का मतलब कि आच्छादक होने का मतलब क्या हुआ कि फलन बी में यानी समुच्चय बी का कोई भी अवयव ऐसा ना रहे जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का किसी भी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव ऐसा नहीं बचना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। और एकैकी का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक और एक के साथ संबंध बनाते हो। कोई समुच्चय ए का कोई दो अवयव समुच्चय बी के किसी एक अवयव के साथ संबंध ना बना रहे हो, तो ऐसा हमारा एकैकी आच्छादक कहलाता है। एकैकी अंतःक्षेपी सेम वही है। एकैकी आपने देखा, अंतःक्षेपी का मतलब समुच्चय बी में कोई ना कोई अवयव ऐसा जरूर होना चाहिए जो छूटा हो, ठीक है ना। ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। बहुएक आच्छादक, बहुएक का मतलब ये हुआ, जानते हैं ना आप लोग, लास्ट पॉइंट था हमारा बहुएक। बहुएक का मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में एक ही हो, ठीक है ना। तो वो हमारा एक बहुएक कहलाता है। अब आच्छादक आपने देख रखा है, समुच्चय बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अंतःक्षेपी समुच्चय बी में कोई ना कोई अवयव छूटो जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुएक अंतःक्षेपी हो गया। तो पांचवा होता है हमारा एकैकी आच्छादक, एकैकी अंतःक्षेपी, बहुएक आच्छादक, बहुएक अंतःक्षेपी।
ये हमारे इतने पॉइंट हैं जिनमें हमें मैक्सिमम फ्रेंड आपकी प्रश्नावली में हमें एकाएकी आच्छादक पढ़ना है, ठीक है ना। एकाएकी आच्छादक पढ़ना है। एकाएकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, यही आपको बताना है आपकी पहली प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन यफ सच दैट R एकाएकी तथा आच्छादक है जहां R सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये एक क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये भी कह रहा है कि यदि प्रांत R को n में बदल दिया जाए, R मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या और n मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, जबकि सह प्रांत पूर्ववत रहे, यानी जो R है वही रहे, ठीक है ना, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। आइए देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, हम ये मान लेंगे कि माना है दो अवयव हमारे x और y हैं। x और y, x कामा y इज एलिमेंट ऑफ R इस प्रकार हैं कि यफ ऑफ x इक्वल टू यफ ऑफ y। अगर ये संतुष्ट होता है, संतुलित होता है, तो हमारा एकाएकी हो जाएगा। देखते हैं 1/x, अगर यफ ऑफ x बराबर 1/x ऊपर दिया गया है ना, यफ ऑफ x बराबर 1/x क्वेश्चन में देखिए, तो यफ ऑफ x बराबर 1/x हो गया और यफ ऑफ y बराबर 1/y हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यक्स वाई इधर चला आएगा, यक्स इधर चला जाएगा। कहने का मतलब कुल मिला के हमको क्या मिलेगा, यक्स बराबर वाई। अगर ऐसा मिलता है यानी कि यफ ऑफ यक्स इक्वल टू यफ ऑफ वाई में यक्स और वाई दोनों आपस में बराबर हैं, तो यफ कैसा होगा, एकाएकी फलन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में हमारा ये एकाएकी फलन है। और फिलहाल फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखेंगे तो कहा है कि सिद्ध कीजिए। अगर सिद्ध करने के लिए कहा है तो एकाएकी आच्छादक जरूर होगा, आपको सिद्ध करना है केवल। अब आगे देखिए, चूंकि प्रत्येक y इज एलिमेंट ऑफ r के लिए x बराबर 1/y किसका अवयव होना चाहिए, R का अवयव है। इस प्रकार है कि यफ ऑफ x इक्वल टू यफ ऑफ 1/y, ठीक है ना। यानी कि x बराबर 1/y रख देते हैं, x के स्थान पे क्या रख देते हैं, 1/y। तो यहाँ x था, अब इसके स्थान पर हम 1/y रख देंगे, तो फलन में भी वही होगा, ठीक है ना। यानी कि यफ ऑफ x बराबर 1/y x था, अब यह फलन यफ ऑफ x बराबर अगर y आ जाता है, ठीक है ना, यानी कि y बराबर 1/x आ जाता है, तो फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा, जो कि यहाँ देखिए आया है हमारा। यफ ऑफ x बराबर कितना था, 1/x था, तो यहाँ पर x था तो x रखा गया, अब x के स्थान पे 1/y रख देना है। अब यफ ऑफ y, तो यहाँ x था, तो ये क्वेश्चन हुआ था हमारा। अब अगर 1/y है तो x के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब ये y हर का हर है, अंश में चला जाएगा, हमें y मिलेगा, अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। आगे देखिए, उसमें क्वेश्चन में और कहा है कि अगर प्रांत को n में बदल दिया जाए, जो r में था उसको हम किस में बदल दें, n में बदल दें, यानी नेचुरल नंबर में बदल दें, तब क्या होगा। तब देखिए हमने माना, पुनः मान लेते हैं कि g सच दैट n2r, जो आपका r2r दिया था वो n2r है, यानी प्राकृतिक संख्या आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, और r आपका परिसर हो जाएगा, यानी कि सहडोमेन हो जाएगा। में g ऑफ x इक्वल टू 1/x फॉर ऑल, इसको बोलते हैं चिन्ह है दोस्तों फॉर ऑल का, यानी सभी x बराबर x इज एलिमेंट ऑफ n के लिए, ठीक है ना, द्वारा परिभाषित फलन है जहां x कामा y इज एलिमेंट ऑफ n। जो x y लिखा गया था वो अभी तक r का अवयव था, अब क्या हो गया, n का अवयव हो गया, यानी प्राकृतिक संख्या हो गया। इस प्रकार है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, देख लेते हैं यहाँ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एकाएकी हो जाएगा। अब अगर हमारा एकाएकी हो गया तो आगे देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए देखते हैं फ्रेंड, जी एकाएकी हो गया ना अब हमारा। अब हम देखते हैं, चूंकि 12 अगर हम कोई अवयव लेते हैं जो समुच्चय R का अवयव है, ठीक है ना, 12 अगर हम कोई अवयव लेते हैं जो समुच्चय R का अवयव है के लिए n में कोई अवयव x इज एलिमेंट ऑफ n इस प्रकार नहीं है, ठीक है ना, कि g ऑफ x बराबर 1/12। अगर हम r बराबर 1/12 ले लेते हैं तो n में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो 1/12 हो। कहने का मतलब अगर हम f ऑफ 1/12 लेंगे तो ये हमारा संभव है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना, तभी तो हमारा 12 आएगा आगे चल के, ठीक है, लेकिन ऐसा हमारा नहीं है, तो ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। इसका मतलब फलन एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में फ्रेंड कई खंड हैं, पहला क्वेश्चन दूसरे का देखते हैं। निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। आच्छादक और एकाएकी का परीक्षण करना है हमें अपने दूसरे क्वेश्चन में। अब उसमें पहला खंड ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f सच दैट n टू n फलन है। क्या है, देखते हैं, x स्क्वायर। तीन दोस्तों शुरू के 3 क्वेश्चन सेम हैं, केवल लास्ट में आपका एक बार ये प्राकृतिक संख्या की बात किया है, दूसरी बार आपका पूर्णांक की बात किया है z का, और तीसरी बार आपका
रियल नंबर आर की बात किया है। तो हम पहले प्राकृतिक संख्या n के लिए देखते हैं। हम ये दो अवयव मान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो अभी तक आपको बताया एक फॉर्मेट है, अभी भी समय है, आप देख लीजिए, एक फॉर्मेट आपको तैयार मिल रहा है। इसी फॉर्मेट में आपको मान रख देने हैं जो भी है क्वेश्चन के। जैसे पहले प्रश्नावली के लिए हमने फॉर्मेट दिया था, सेम वैसे ही आप समझ सकते हैं। केवल दिमाग लगा के एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, आपके लिए सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। आइए देखते हैं, माना एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ एन। अब यही यहाँ पर भी वही बात है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है करने पर एक्स वाई बराबर मिलता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एकाएकी होगा। तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बराबर वाई हो जाएगा। हमें क्या मिलता है, धनात्मक मान अगर मिलता है तभी वो क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। और धनात्मक मान ही मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि हमें किसकी बात चर्चा किया है, नेचुरल नंबर की बात किया है। प्राकृतिक संख्या सदैव एक से शुरू ही होती है, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्याएं कभी नहीं आती हैं, ठीक है ना। अब देखिए पुनः माना 2 इज एलिमेंट ऑफ एन, 2 एक संख्या है जो एन का अवयव है, ठीक है ना। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, बोलो भाई, के लिए एन में कोई एक्स एलिमेंट ऑफ एन इस प्रकार नहीं है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2। यानी अगर हम 2 ले लेते हैं, अगर अवयव है हमारा, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 2 कभी नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान 2 नहीं होता, 4 होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई। कभी भी एक्स स्क्वायर हमें 2 नहीं मिल सकता, बोलो, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 आंसर में नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा ये फलन आच्छादक नहीं है, एकाएकी था, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका दूसरा खंड। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट जेड टू जेड फलन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। अब देखिए बात आती है यहाँ पर, एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1। देखो अगर -1 रखेंगे तब भी -1 का स्क्वायर 1 होता है, और अगर 1 रख देंगे तब भी 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसलिए क्या है, देखो ऐसा तो ये तो दोनों बराबर हैं, दो अलग अलग मान रखे, मान लीजिए एक्स है वाई है, अलग अलग मान रखे गए, दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों की जो यहाँ पर की वैल्यू है एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एकाएकी नहीं होगा। अब अगर हम -2 कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं के लिए जेड में कोई एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड इस प्रकार नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें -2 कभी नहीं मिलेगा, इसलिए आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। अब -2 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्णांक -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है, इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे। बात आई समझ में फ्रेंड, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है सेम वही हमने बताया ना। अब यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के लिए हुआ, वास्तविक संख्याओं में माइनस प्लस तभी आ जाते हैं फ्रेंड, इसमें भी, ठीक है ना। भिन्न संख्याएं भी इसमें कुछ आती हैं, तो सेम वही जैसे आपने अभी तीसरा देखा है, सेम वैसे ही आपको इसको भी हल करना है, कोई दिक्कत कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। ये भी एकाएकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ना ही एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, जैसा वो था वैसा ये भी है, सेम कोई परिवर्तन नहीं है, सेम मान भी हमने रख रखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, द्वारा प्रदत्त फलन एन एफ सच दैट एन टू एन। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ भी चौथा और पांचवा सेम है, केवल यहाँ प्राकृतिक संख्याओं की बात किया है, यहाँ पूर्णांकों की बात किया है। तो सीधी सी बात, आइए देखते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और वाई दो हमने मान रखा है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखेंगे तो हमें एक्स इक्वल टू वाई जरूर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 की घात 3 करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 की घात 3 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर किसकी चर्चा किया है, किसकी चर्चा किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें चर्चा हुई है किसकी, एफ ऑफ प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा हुई है, ठीक। एकाएकी हो गया ये फलन हमारा, क्या हो गया, फलन एकाएकी हो गया। अब हम देखते हैं पुनः 2 इज एलिमेंट ऑफ एन के लिए एन में कोई एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन इस प्रकार नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, यानी कि एक्स की घात 3 करेंगे तो कभी भी हमें 2 नहीं मिलेगा। बात समझ में आई, एक्स की घात 3 करेंगे तो हमें 2 कभी नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो वो आच्छादक कभी नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है, वो आच्छादक कभी नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एन की तो बात किया है, एन टू एन की तो बात किया है, एन यहाँ से 1 2 3 4 शुरू होगा, यहाँ एन टू एन की बात किया है, तो हमें ये आच्छादी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सभी आ जाते हैं। अब अगर हम इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब कर दिए, मान लीजिए इस वाले में 1 है, क्यूब कर दिए तो 1 मिल गया, 2 का क्यूब करेंगे तो हमें अब 8 मिलेगा, बीच की सारी संख्याएं क्या है, वो खाली हो जा रही हैं, तो आच्छादी नहीं हुई ना। आच्छादी तो वो होता है कि समुच्चय बी के सभी अवयव किसी ना किसी के साथ संबंधित जरूर हों, यानी समुच्चय बी का कोई भी अवयव छूटा नहीं होना चाहिए जो कि समुच्चय का प्रतिबिंब ना हो, ठीक है ना। तो ये बात आती है यहाँ पर, इसलिए आच्छादी नहीं होगा। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारा है सेम वही हमने बताया आपको, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ एन, यहाँ गलत हुआ है फ्रेंड, जेड लेते हैं,
ठीक है ना। जेड लेते हैं, इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखने पर एक्स इक्वल टू वाई मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एकाकी है, ठीक है ना, क्या है, एकाकी है। अब हम दो लेते हैं, इज एलिमेंट ऑफ जेड के लिए जेड में कोई जेड एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड इस प्रकार नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड, सेम वैसे हमने हल भी कर रखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। दोनों की कंडीशन सेम है। दूसरे वाले यानी समुच्चय बी में अवयव जरूर छूटेंगे जिसके कारण वो आच्छादी नहीं हो रहा है, बल्कि अंताक्षेपी जरूर होगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक एफ सच दैट आर टू आर ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, सिद्ध कीजिए। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये आच्छादक और एकाकी नहीं है, वही चीज़ हमको आपको बताना है। अब यहाँ परिचय देख लीजिए, ब्रैकेट में एक्स का क्या मतलब है, एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, यानी कि पूर्णांक को निरूपित करेगा, पॉइंट वाली संख्या को निरूपित नहीं करेगा, केवल पूर्णांक। और किसका पूर्णांक, एक्स और एक्स से कम वाली संख्या का महत्तम पूर्णांक। देखिए चूंकि 1.2 और 1.9 का हम अगर इसके हिसाब से देखेंगे, क्या कह रहा है, उसके बराबर या उसके कम महत्तम पूर्णांक। तो दोनों का पूर्णांक कितना है, एक इसका भी पूर्णांक है, एक इसका भी पूर्णांक है, दोनों के पूर्णांक कितने हुए, बराबर एक है। लेकिन अंदर देखिए एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग है कि नहीं, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं होगा, ठीक। अब अगर हम 6.7 एक एलिमेंट ले लेते हैं, आर का अवयव होगा मान लीजिए 6.7 के लिए, आर में कोई, चूंकि देखिए आर है फ्रेंड, आर है, आर में हमने बताया अभी कि इसमें भिन्न भी आ जाते हैं, तो ये 1.2 भिन्न ही है, 12/10, ठीक है ना, 19/10 ये हो गया, 67/10 ये हो गया, ठीक है ना। तो ये कोई एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6.7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6.7। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी इसका मान 6.7 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसने कह रखा है कि उसका पूर्णांक ही मान होना चाहिए, चाहे एक्स के बराबर या उससे कम, यानी कि इसका 6.7 नहीं, अगर 6 होता तो आंसर हमारा सही हो जाता, इसलिए आच्छादी फलन नहीं होगा, ठीक। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर ना तो एकाकी है और ना आच्छादक, जहां मॉड ऑफ एन बराबर एक्स यदि एक्स धन या शून्य है, यानी अगर एक्स धनात्मक हो या शून्य हो तो इसका मान क्या होगा, एक्स होगा, और अगर ऋणात्मक हो तो उसका मान माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू अगर ऋण है तो मॉड ऑफ एक्स का मान क्या होगा, माइनस एक्स होगा। आइए देखते हैं। अब चूंकि एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि -1 का मान रखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, एक्स आएगा, और 1 का मान रखेंगे तो एक्स आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है, ऐसा नहीं है -1 और 1 बराबर आपस में नहीं है, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 बराबर हैं, लेकिन -1 और +1 आपस में बराबर नहीं है, इस कारण ये एकाकी नहीं होगा। अब हम देखते हैं आच्छादी के लिए, तो -1 एक लेते हैं जो आर का अवयव मान लेते हैं, के लिए आर में कोई एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 हो। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ कि अंदर ब्रैकेट के चाहे -1 रख दीजिए, मापांक के अंदर चाहे -1 रखिए, चाहे 1, मापांक निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, क्योंकि मापांक का निरपेक्ष मान का यही विशेषता होती है कि उसके अंदर जो भी मान हो, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, हमें बाहर क्या देगा, धनात्मक मान ही देता है। तो यहाँ पर बराबर हो गए थे, दोनों का मान एक आएगा, -2 रखेंगे +2 रखेंगे तब भी 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर ये मान बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एकाकी नहीं हुआ। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बोलिए, हमने -1 लिया है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, और यहाँ आर टू आर कहा है तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी, तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स अर्थात मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -1 कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह आच्छादी फलन नहीं है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आइए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, 0 और -1 कब कब होंगे, यदि x की वैल्यू 0 से अधिक होगी तो 1 होगा, x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो 0 होगा, x की वैल्यू 0 से कम होगी तो -1 होगा, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना एकाकी है और ना ही आच्छादक, सिद्ध कीजिए। तो सीधी सी बात है, ये नहीं होगा, वही हमको आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे, चूंकि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1, 1 रखेंगे या 2 रखेंगे तो मान कितना होगा, 1, क्योंकि ये कह रखा है कि 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी उसका मान कितना होगा, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का मान कितना होगा, 1 होगा, और सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का मान कितना होगा,
-1 होगा, क्योंकि x से छोटा, और 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो वो बात की बात है, हम सिर्फ आप यहाँ एकाएकी और आच्छादक प्रूव करने आए हैं। ठीक, f(1) और f(2) दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 0 से बड़े हैं दोनों, और उस कंडीशन में मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, इसलिए एकाएकी नहीं हो रहा है। यहाँ अंदर जो मान रख रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फलन एकाएकी नहीं हो जाएगा। अब हम एक अवयव लेते हैं 2, जिसको मान लेते हैं r का अवयव है। के लिए r में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि x इज एलिमेंट ऑफ r, इस प्रकार नहीं है कि f ऑफ x बराबर 2, ऐसा नहीं है कि उसका मान 2 हो जाए। देख लीजिए, इसका मान कभी भी 2 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह आच्छादी नहीं है, क्योंकि इसकी 3 ही वैल्यू है, इस पूरे क्वेश्चन की 3 ही वैल्यू है, चाहे जितना बड़ा मान आप रख दीजिए। क्वेश्चन की पूरी वैल्यू ही यही है कि 0, 1 और -1 ही आंसर आना है। ठीक है ना, 0 से बड़ा होगा तो 1 आएगा, 0 के बराबर होगा 0 आएगा, 0 छोटा होगा तो -1 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मान लीजिए एक समुच्चय एक a बराबर 1 2 3 है, समुच्चय b बराबर 4 5 6 है, तथा उसका दोनों का संबंध क्या है कि f जो है 1 4 2 5 और 3 6 है। a से b तक एक फलन है, सिद्ध करो कि f एकाएकी है। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पूरी प्रश्नावली का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो दिया है, चूंकि f ऑफ जब 1 रख रहे हैं तो वैल्यू 4 आ रही है, f ऑफ 2 रख रहे हैं तो वैल्यू 5 आ रही है, f ऑफ 3 रख रहे हैं तो वैल्यू 6 आ रही है, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। यानी किसी एक अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय किसी एक ही अवयव से है, अर्थात किसी दो अवयव का संबंध समुच्चय b के किसी एक अवयव के साथ नहीं है, तो बहुएक नहीं है, तो इसका मतलब एकाएकी ही हुआ। तो हमारा फलन कैसा हुआ, एकाएकी हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 1 2 3 दो अवयव हैं और यहाँ समुच्चय b में 4 5 6 और 7 है ना, यहाँ देखिए दिया है, तो a का 4 के साथ संबंध है, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 1 4 2 5 3 6, तो 7 छूट रहा है, तो आच्छादक तो नहीं हुआ, लेकिन एकाएकी जरूर है, हमें सिर्फ एकाएकी ही प्रूव करना था। आई बात समझ में। चलिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड, निम्न में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, पहला क्वेश्चन दिया है इसका, f ऑफ x बराबर दिया है 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r2 r है। ठीक है ना, अब हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास दो अवयव x y है जो r के अवयव हैं, इस प्रकार है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। अब रखिए मान अगर बराबर आते हैं तो हमारा एकाएकी फलन है। 3 - 4x यहाँ हो गया, 3 - 4, भाई y कहाँ मिलता है पता है ना, यहाँ f ऑफ x था तो ये मान हुआ, यानी यहाँ x तो यहाँ x, अब यहाँ y कर देंगे तो यहाँ भी y हो जाएगा। बात समझ में आई। तो फलन में जहाँ x है वहाँ पर जो भी रखेंगे उसके पूरे मान में भी वही मान रख करके उसको हल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए हल होगा, 3 से 3 कट जाएगा, -4 से -4 कट जाएगा, हमें x बराबर y मिल जाएगा। जब हमें x बराबर y मिल जाएगा तो इसका मतलब ये फलन कैसा है, एकाएकी है। अब हम पुनः देखते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या y इज एलिमेंट ऑफ r के लिए x इक्वल टू 3 - y/4। अब 3 - y/4 कहाँ मिला, ठीक है ना, ये बात आती है, तो हम f ऑफ x इक्वल टू y रखते हैं। क्या रखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3 - 4x, 3 - 4x बराबर y। अब y के पदों में x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, पहले तो ये पक्षांतर होगा, तो हमें मिलेगा 4x बराबर y - 3, सॉरी 3 - y, 3 - y मिलेगा। अब हमें x क्या मिल जाएगा, 4 पक्षांतर करेगा, 3 - y/4 हमें मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब हम मान लेते हैं कि ये भी जो है r का अवयव हो। अब यहाँ पर देखिए, अब यही वैल्यू हम f ऑफ x पर पुट करेंगे, x की वैल्यू f ऑफ x के स्थान पर रखिए 3 - y/4। अब अभी हमने बताया कि यहाँ x था तो यहाँ x रख दिए, अब यहाँ देखिए 3 - y/4 होगा, तो सिर्फ इसी के स्थान पर 3 - y/4 रख देंगे। दिख रहा है ना, y से 4 से 4 कट जाएगा तो 3 - y, अब ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हमें क्या मिला, y। अगर y मिलता है तो इसका मतलब ये आच्छादक है। बात समझ में आई ना फ्रेंड, इसको ध्यान रखेंगे। क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y रख करके x की वैल्यू y के पद में निकाल देते हैं और वो वैल्यू यहाँ पर रख करके हल कर लेते हैं। अगर y मिलता है मान तो वो आच्छादक होगा। ठीक, आगे चलते हैं, हमारा इसका दूसरा खंड जो है देखते हैं फ्रेंड। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा इसका क्या है, दूसरा खंड, f ऑफ x इक्वल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r2 r है। मान लेते हैं हम दो अवयव हमारे पास x y है जो r के अवयव हैं, इस प्रकार है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, सेम कंडीशन फ्रेंड। ठीक है ना, अब यहाँ 1 + y x² 1 + y² होगा तो 1 से 1 कटेगा, x² इक्वल टू y² मिलेगा और x इक्वल टू + y मिलेगा। क्यों, क्योंकि r2 r कहा है। अगर यहीं पर n कहा होता, जैसे एक क्वेश्चन पीछे था फ्रेंड, ठीक है ना, पीछे था एक क्वेश्चन, उसमें x² जो प्रूव करना था प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है ना, वो एकाएकी नहीं था। इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है
प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता तो वैसा हमारा संभव था, क्योंकि तब वहाँ पर हमें माइनस मान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आर कहा है तो हमें देखिए कि किसी संख्याओं का वर्गमूल प्लस भी मिलता है और माइनस भी मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखो स्पष्ट समझाया है कि अगर -1 एफ ऑफ -1 लेंगे और एफ ऑफ 1 लेंगे, दोनों कंडीशन में यहाँ मान 2 आएगा। देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, और अगर +1 करेंगे तब भी 1 आएगा और 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा। तो वो कंडीशन में हमारा मान 2 जरूर आएगा, लेकिन -1 और 1 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने यहाँ लिख रखा है। देख रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो वो एक भी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, पुनः -2 एक अवयव लेते हैं जो आर का अवयव है। आर हमारा कैसा है, ऊपर लिखा है ना, आर हमारा वास्तविक संख्या है तो माइनस मान उसमें आता है। के लिए आर में कोई x इज एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार नहीं है कि एफ ऑफ x इक्वल टू -2। अब वहाँ पर x, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + x² की वैल्यू -2 कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि x² की वैल्यू -3, एक का पक्षांतर करेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक ही नहीं हो सकता कभी। -3 की बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आच्छादी भी नहीं होगा। ठीक, आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए। ठीक है ना, ए क्रॉस बी एक समुच्चय अलग है और बी क्रॉस ए दूसरा समुच्चय है। इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए कामा बी इक्वल टू बी ए एक एकी आच्छादी फलन है। सिद्ध मानना है हमें, आपको ये बताना है, इसमें सिद्ध करना है कि ये दोनों एकी आच्छादी हैं। आइए देखते हैं, हमने दो अवयव, जैसे वहाँ पर x और y लेते थे, यहाँ पर दो अवयव मान लिए, ये x है और ये y है। इस एलिमेंट, अब चूंकि a और क्रॉस b आया है, a और b का गुणा हुआ है, तो हमें दो अवयव लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो अवयवों का क्रॉस गुणन हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार हैं, a क्रॉस b के अवयव हैं, मान लेते हैं दोनों a1 और b1, a1 b1 और a2 b2। इस प्रकार हैं कि एफ ऑफ a1 कामा b1 इज इक्वल टू एफ ऑफ a2 कामा b2। भाई जैसे हम एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ y रखते थे, वैसे इन दोनों के मान रख दिए। अब अगर इस कंडीशन में ये दोनों मान भी आपस में बराबर हैं, है ना, बराबर, तो बराबर है, तो इसका मतलब b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1। ठीक भाई, यहाँ देखो एफ ऑफ a कामा b इक्वल टू बी ए कहा है, तो a और b का अगर b a हो जा रहा है तो a1 b1 का b1 a1 हो जाएगा और a2 b2 का b2 a2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो b1 b2 के बराबर हो गया और a1 a2 के बराबर हो गया। ठीक, बिंदु निर्देशांकों को हम ऐसे ही देखते हैं ना, बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एकी है। अब यहाँ पर देखिए पुनः क्या कर रहे हैं, a कामा b दो अवयव ले रहे हैं और a क्रॉस b का अवयव है जो यहाँ भी कहा है। ठीक है ना, कहा है के लिए a क्रॉस b में b कामा a इस प्रकार है कि एफ ऑफ b कामा a इज इक्वल टू a कामा b। तथा क्या हुआ, ये एक कैसा है, अब अगर b और a ले रहे हैं, बी और ए ले रहे हैं तो उसका ए और बी हो जाएगा, ए और बी लेंगे तो ए बी और ए में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आच्छादक फलन हुआ। ये हमारा 8वां क्वेश्चन था फ्रेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मान लीजिए कि समस्त n इज एलिमेंट ऑफ n, प्राकृतिक संख्याओं के लिए एफ ऑफ n क्या है कि n + 1/2 और n/2 दो मान दिए गए हैं। कब कब के लिए है, n + 1/2 तब होगा जब n एक विषम संख्या हो, 1 3 5 7 9 11 13 17, ठीक है, के लिए, और n/2 तब होगा जब n एक सम संख्या हो। ठीक है ना, द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टू n है। बताइए कि क्या f एकी आच्छादी है। बताना है हमको आपको कि f कैसा है, एकी आच्छादी है अथवा नहीं है। चलिए देखते हैं। चूंकि एफ ऑफ 1 इक्वल टू हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। भाई यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि एक विषम है तो विषम वाले में रखेंगे, और दो सम है तो सम वाले में रखेंगे। दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, एक एक मिल रहा है ना। एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 मिल रहा है, मान तो बराबर है एफ ऑफ 1 इक्वल टू और एफ ऑफ 2 के। ठीक, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 के मान बराबर हैं, कहने का मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ y है, लेकिन यहाँ x और y बराबर नहीं है, यानी 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एकी नहीं हुआ। अब हम आच्छादक जब प्रूव करेंगे तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। ठीक, मान लेते हैं कि n ये जो है वो प्राकृतिक संख्या है। अब हम यहाँ पर दो कंडीशन आती है, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। देखते हैं, एक सम के लिए आती है और एक विषम के लिए आती है। देखते हैं दोनों कंडीशन को। ठीक, पहली कंडीशन ये है कि जब n जो है क्या हो, विषम हो। तब देखिए विषम के लिए क्या होता है, विषम अगर हमें कभी भी कोई संख्या माननी होती है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल, दो क्रमागत विषम पूर्णांक मानिए ना, तो हम क्या मानते हैं फ्रेंड, ये आपको पता है कि नहीं पता है।
देखिए अगर सम कहा जाएगा तो हम 2n से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? देखो यहाँ यहीं पर हम समझा देते हैं आपको। 2n से शुरू करेंगे अगर सम कहा जाएगा तो। पहली संख्या 2m होगी। देखिए अब n का मान कुछ भी रखिए, सम रखिए, विषम रखिए, 2 से गुणा करने के बाद वो अपने आप सम संख्या हो जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा। अगर एक फिक्स हो गया तब इसी में 2 जोड़ते जाइए। 2n+2 दूसरी सम संख्या हो गई क्रमानुसार। 2n+4 तीसरी सम संख्या हो गई। लेकिन फ्रेंड अगर हमें विषम कहा जाए तो हमें सबसे पहले सम बनाना होगा। अब चूंकि 2n हमारी सम है, एक जोड़ दीजिए, विषम हो जाएगी। अब दूसरी संख्या अगर माननी हो तो 2n+2 3 कर दीजिए। ठीक, 2 जोड़ते जाइए क्योंकि 2 के अंतराल पर सम और विषम संख्याएं पुनरावृत्ति करती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए वही कहा है कि n जो है किस प्रकार का होगा? 2r+1 प्रकार का होगा, जहाँ r जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो n किस प्रकार का होगा? 2r+1 प्रकार का होगा। तो हमने मान लिया कि कोई अवयव है हमारा 4r+1 जो कि n का एक अवयव है। ठीक है ना, समुच्चय n का एक अवयव है क्या? 4r+1। अब ये इस प्रकार है कि यह 4r+1 रखिए मान ऊपर, 4r+1 n के स्थान पर रख दिया +1/2 4r+1 क्योंकि क्या है? विषम है तो पहले वाले में रखा गया है। अब यहाँ 4r+1 हो जाएगा। 2 कॉमन करके काट देंगे तो यहाँ 2r बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, जो कि हमारा देखिए इसी रूप में प्राप्त हुआ। ठीक, इसी रूप में प्राप्त हुआ ना। तो इसका मतलब इस रूप में प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? हमारा आच्छादक फलन है। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। कंडीशन 2 हमारी क्या है? जब n विषम हो, जब n कैसा हो? विषम हो, तब क्या होगा? देखते हैं। जब n विषम होगा तो n इसका मतलब क्या हुआ? n = 2r। हमने यहाँ पर बताया आपको ऊपर ना, 2r। अब ये r क्या है? n का अवयव है। तब 4r इज एलिमेंट ऑफ n इस प्रकार है कि 4r या 4r लीजिए, अब 2r आ रहा है। ठीक है ना, अब 4r चूंकि सम है तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका मान आच्छादक 2r आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया फलन एकैकी और आच्छादक, एकैकी नहीं है, आच्छादक है। आई बात समझ में? आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, आपके लिए 3 क्वेश्चन 10, 11 और 12 आपको स्वयं करना होगा। हम थोड़ा बहुत आपको हिंट जरूर दे देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको हिंट हम दे देंगे। देखिए मान लीजिए कि a = r-3 समुच्चय 3 और b = r- समुच्चय a 1 है। f of x = x-2/x-3 दिया हुआ है। ठीक है ना, एकैकी तथा द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a to b, a से b में संबंध है, पर विचार कीजिए क्या f एकैकी आच्छादक है? देखते हैं है कि नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड, देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? f of x = f of y लेंगे। f of y लेंगे क्या करके? हम मान के कि माना x, y इज एलिमेंट ऑफ r। ठीक, आर ही कहा है ना, यहाँ पर देखो आर की चर्चा किया है। अब यहाँ पर देखिए लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा फलन क्या है? ये है, रखिए मान x - 2/x-3 इज इक्वल टू y - 2/y-3, यही होगा। हल करते हैं। अगर हमारा x = y आता है तो ये एकैकी है। चलिए देखते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। x का y में गुणा करेंगे xy, y का 2 में गुणा करेंगे तो -2y, -3 का x में गुणा करेंगे तो -3x, और -3 का 2 में गुणा करेंगे तो -+6। ठीक, ये बराबर के उस तरफ आया। अब बराबर के इस तरफ गुणा करेंगे तो x का y में करेंगे xy, x का 2 में करेंगे तो -2x, -3 का y में करेंगे तो -3y, और -3 का -2 में करेंगे तो +6। पहली चीज़ देखो +6 से और +xy से कट जाए, क्योंकि बराबर के अलग अलग तरफ समान चिन्ह लिए हुए हैं। ठीक, बचता क्या है? इधर -2y -3x और इधर -2x -3y। x और y को अलग अलग तरफ कर लीजिए। इधर -3x पहले से था, उधर से -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, बराबर उधर -3y पहले से है, इधर से -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा। अब -3 धन 2 हल होगा तो -x मिलेगा, और इधर भी -3 धन 2 हल होगा तो -y मिलेगा। माइनस से माइनस कट गया, x = y मिल गया ना। अब अगर ऐसा मिल गया तो इसका मतलब ये क्या है? एकैकी है। बोलो फ्रेंड, आच्छादक देखते हैं। हमने बताया कि f of x = क्या करेंगे? अब y लेंगे, y लीजिए। f of x की वैल्यू क्या है? x - 2/x-3 = y। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू y के पद में निकालेंगे ना, x की वैल्यू y के पद में निकालेंगे। अब क्या होगा देखिए, इसका इधर गुणा हो, क्योंकि इसका हर एक मानते हैं, इसका इधर और एक का ऊपर, तो x - 2 ऊपर 1 में गुणा होकर के आ जाएगा, इधर हो जाएगा xy - 3y। अब हम x वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, x - xy हो जाएगा, ये इधर आएगा। अब इधर बराबर
-3y उधर पहले से है और 2 चला जाएगा उधर तो +2 हो जाएगा। बात को समझते रहिएगा फ्रेंड ध्यान से, ठीक। अब यहाँ क्या होगा देखिए, x कॉमन कर लीजिए क्योंकि x की वैल्यू चाहिए y के पद में, तो x कॉमन करिए, 1 - y मिला। और इधर क्या हो गया, 2 - 3y पहले से था, पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 2 - 3y अपान 1 - y। ये वैल्यू ले जाके अब पुनः आप कहाँ पर रखेंगे, x - 3 यानी f ऑफ x के स्थान पर, ठीक है। कहने का मतलब f ऑफ x पुनः लेंगे, f ऑफ x अब x के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, क्या कि 2 - 3y अपान 1 - y। अब ये f ऑफ x की वैल्यू हम किस में रखेंगे, जो हमारा मान है 2 - 3y अपान 1 - y, -2 था ना, x - 2 अपान x - 1 था, सॉरी x - 3 था, तो वहाँ रखेंगे 2 - 3y अपान 1 - y -3। अब इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। क्या मिलेगा, y मिलेगा आपको। हम यहीं पर दिखाते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा बस आप, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम भिन्न के हर को हल कर लेते हैं। हर को यहाँ पर हल करेंगे तो इसका हर एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आप थोड़ा तेज समझिएगा, ठीक है। 2 - 3y -2 धन y, ठीक है ना भाई। -2 का 1 में गुणा होगा तो -2 मिलेगा, और -2 का y में गुणा होगा तो सॉरी +2y मिलेगा, ठीक। अब बटा क्या हो जाएगा, 1 - y हो जाएगा, पूरे का बटा, इधर भी वही हल कीजिए, 2 - 3y इधर हो जाएगा। अब 3 का 1 में गुणा होगा तो -3, और -3 का y में गुणा होगा तो धन 3y हो जाएगा, पूरे का बटे 1 - y। अंश का हर के हर से कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे ध्यान दीजिए, 2 - 3y, यहाँ देखिए 2 में से 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचा क्या, -3y धन 2y, तो 3 2, यहाँ ध्यान दीजिए, +3y से -3y कट गया, ठीक। यहाँ बचा कितना देखो, -3 धन 2y, तो -3 धन 2 कितना हो जाएगा, -y बटा 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, अंश और हर का माइनस कटा, आया क्या, y। तो इसका मतलब क्या हुआ, आच्छादक हुआ ना फ्रेंड। तो ये आपका आच्छादक भी हो जाएगा, और एकाएकी तो हमने पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 11वां। 11वां क्वेश्चन हमारा फ्रेंड क्या है, बहुविकल्पीय 2 क्वेश्चन है हमारे पास, उनको देखना है, करिएगा आप लोग स्वयं। फिलहाल हमने बता ही दिया, छोड़ा क्या आपके लिए, लेकिन आप फिर से अपने मन से प्रयास कीजिएगा व्यवस्थित करने का, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए कि f सच दैट R2R f ऑफ x इक्वल टू x की घात 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड, आपने पीछे देख रखा है x की घात 2 वाला क्वेश्चन, R2R के लिए ही देख रखा है कि नहीं देख रखा है। उस क्वेश्चन में फलन ना ही एकाएकी था और ना ही आच्छादक था। सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ भी है, ये भी x की पावर 4 और x की पावर 2 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। x की घात 3 होता तो बात अलग होती, सम घात है तो बात एक ही है। तो ये भी आपका क्या होगा, ना ही एकाएकी होगा और ना ही आच्छादक होगा, और लगाएंगे आप सेम उसी मेथड से जैसा कि वहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है ना। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R है, सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप पीछे कर चुके हैं, जिसमें 3 - 4y था, 3 - 4x था, ध्यान में आया ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है, इसको हल करेंगे फ्रेंड तो ये एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। कैसे होगा कहें तो बताएं, चलिए देखते हैं। यहाँ ऊपर 3x है ना, तो 3x f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y रखेंगे, 2 अवयव मानेंगे, तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y रखेंगे तो 3x इक्वल टू 3y होगा, 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो ये एकाएकी हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये एकाएकी हो गया। अब अगर हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पर आच्छादक प्रूव करना है तो हम f ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे, y रखेंगे। f ऑफ x हमारा 3x है बराबर y। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, y बटा 3 रखिए, अपने हम फलन में रखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y अपान 3। अब f ऑफ x हमारा 3x था, तो x के स्थान पे अब y बटा 3 रखना है, तो 3 से 3 कट गया, हमें मिला क्या, y मिला। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आच्छादक फलन भी हो जाएगा। आई बात समझ में फ्रेंड। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 1.2 संबंध एवं फलन से, ठीक है ना फ्रेंड। इस प्रश्नावली को आप अच्छे से पढ़िएगा, और फ्रेंड वो ज़रूर आप पहली प्रश्नावली पढ़ लेंगे जो नहीं पढ़े हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो फ्रेंड, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकें। अभी बहुत पीछे नहीं हुए हैं फ्रेंड, स्टार्ट करें और अच्छे से पढ़ाई करें फ्रेंड। अगर कहीं भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। आपको मेरा नंबर 8795
619045 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। जो भी समस्या हो आप व्हाट्सअप पे मैसेजिंग कर सकते हैं, आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।